हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे म्यूचुअल फंड्स के बारे में कुछ और चीजें जो कि हमारी लास्ट वीडियो थोड़ी लेंदी होने की वजह से उसमें डिस्कस नहीं कर पाए। तो पहला है हमारे पास नेट एसेट वैल्यू यानी एनएवी। अब जैसे स्टॉक्स के बारे में हमने देखा कि स्टॉक्स हम स्टॉक एक्सचेंजेस पे जाके जो प्राइस वहां पर चल रहा होता है उस पर बाय या सेल कर सकते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड्स के केस में ऐसा नहीं हो। म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है कि एक एनएवी होती है जो कि म्यूचुअल फंड्स की जो मैनेजमेंट कंपनी होती है वो डेली बेसिस पे कैलकुलेट करती है और इस एनएवी पे ही म्यूचुअल फंड्स के यूनिट खरीदे और बेचे जाते हैं। एनएवी को कैलकुलेट करने का एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है एंड दैट इज टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। जितने भी उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के यूनिट्स हैं इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी नेट एसेट वैल्यू, उसकी एनएवी। मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स का ये मतलब है कि जितनी भी उस म्यूचुअल फंड के एसेट्स हैं, अब एसेट्स क्या हैं, जितनी टोटल इन्वेस्टमेंट्स होगी वही उसके एसेट्स होंगे, जो भी उसके एसेट्स हैं उसकी करंट वैल्यू उसमें से माइनस कर देते हैं जो भी उस म्यूचुअल फंड की लाइबिलिटीज है, जैसे भी जितने उसके एक्सपेंसेस हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेस हो, चाहे सर्विस एक्सपेंसेस हो, मेलिंग एक्सपेंसेस है, सैलरीज एक्सपेंसेस हैं, जो भी उनको मेंटेन करने के मैनेजमेंट एक्सपेंसेस हैं, वो सारे एक्सपेंसेस लाइबिलिटीज माइनस करने के बाद जो वैल्यू आती है वो मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट है। और इसको डिवाइड कर देंगे जितने भी उसके यूनिट्स हैं तो हमारे पास नेट एसेट वैल्यू आ जाती है। तो इसे म्यूचुअल फंड की एनएवी बोलते हैं। नेक्स्ट है कि कैसे म्यूचुअल फंड ऑपरेट करता है। अब मैं अपनी दोनों वीडियोस में काफी बार बोल चुका हूं कि म्यूचुअल फंड की कंपनी या म्यूचुअल फंड की मैनेजमेंट कंपनी, लेकिन उस मैनेजमेंट कंपनी को एक्चुअली में बोला क्या जाता है, उसको बोला जाता है एएमसी। एएमसी का क्या मतलब है? एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी ही उस म्यूचुअल फंड को ऑपरेट करती है मेनली। इसका क्या होता है, एक असिस्टेंट भी होता है। असिस्टेंट को क्या बोलते हैं? कस्टोडियन, जो कि उसकी हेल्प करता है उस म्यूचुअल फंड को मैनेज करने में। अब क्या है कि म्यूचुअल फंड हमने देखा कि स्टॉक्स से बनता है, तो अब स्टॉक्स के क्या होंगे, डिविडेंड भी होंगे या स्प्लिट्स भी होंगे, जो कॉर्पोरेट एक्शन होता है, बोनस वगैरह आ रहा होगा। तो ऐसे वाली चीजें वो लोगों तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही, सारे एक्सपेंसेस मैनेज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, फंड अच्छे से मैनेज हो रहे हैं कि नहीं हो रहा, वो कस्टोडियन का काम है। एसेट मैनेजमेंट कंपनी सारे मेजर डिसीजन मेकिंग कंपनी होती है, तो सारे डिसीजन लेती है। अब ये थोड़ा सा उसका वर्किंग एरिया है, कैसे म्यूचुअल फंड ऑपरेट करता है। ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी म्यूचुअल फंड को सारा ऑपरेट करती है, कस्टोडियन सारा ध्यान रखता है। इसके अंदर जो मेन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उसमें स्पॉन्सर्स और ट्रस्टीज बैठे होते हैं जो कि सारी वर्किंग देख रहे होते हैं, एग्जीक्यूशन देख रहे होते हैं, डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं। अब इसमें इन्वेस्टर्स होते हैं, वो इन्वेस्टर्स पैसा लाते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी, और एसेट मैनेजमेंट कंपनी मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करती है, चाहे थोड़ा सा कैश मेंटेन करती है, थोड़ा स्टॉक्स में पैसा लगाती है, थोड़ा डेट स्कीम्स में पैसा लगाती है। अब डेट स्कीम्स में पैसा लगाती है, हमने अभी तक बात करी सिर्फ स्टॉक्स की, लेकिन क्या म्यूचुअल फंड सिर्फ स्टॉक से ही बनते हैं? ऐसा तो नहीं है। अब हमारे पास मार्केट में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, क्यों ना हर एक से म्यूचुअल फंड बनाया जाए, हर एक इंस्ट्रूमेंट्स में रिस्क कम किया जाए, सिर्फ स्टॉक्स ना डाल के उसमें कुछ डिवेंचर्स भी डालें, कुछ बॉन्ड्स भी डालें, ईटीएफ से भी फंड बनाया जाए या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज डाली जाए। तो ऐसे करके एसेट मैनेजमेंट कंपनी एक म्यूचुअल फंड को ऑपरेट करती है। इसके बाद मेन टॉपिक जो रह गया हमारा डिस्कस करना वो है कि म्यूचुअल फंड कितने तरीके के होते हैं। अब म्यूचुअल फंड बहुत तरीके के हो सकते हैं, उनको बाइफरकेट करने के भी अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। तो हमारे पास फिलहाल यहाँ पर 7 रीजंस हैं जिससे हम उनको अलग अलग कैटेगरीज में बाइफरकेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला है हमारे पास पर्पस। क्या है कि म्यूचुअल फंड्स बनाने का पर्पस क्या था, उसके बेसिस पे भी म्यूचुअल फंड अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। तो सबसे पहला है हमारे पास लिक्विड फंड्स। मान लो हम एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि वो एक लिक्विड फंड हो। लिक्विड का मतलब क्या है कि वहां पर बायर और सेलर दोनों काफी ज्यादा हो, कि हम मान लो कुछ यूनिट्स बेचना चाहते हैं तो बाय करने के लिए बायर उसमें अवेलेबल हो, और अगर मान लो हम कुछ खरीदना चाहते हैं तो सेल करने के लिए सामने से सेलर अवेलेबल हो। ऐसा ना हो कि बायर या सेलर दोनों में से कोई अवेलेबल नहीं है और हमारी ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट ही ना हो, हमारे यूनिट्स बिके ही ना, या हम यूनिट्स खरीदे ना पाए, तो उन्हें इलिक्विड फंड्स बोल दिया जाता है। तो हमें ऐसे फंड्स को अवॉइड करना चाहिए। दूसरा है इनकम फंड्स। इनकम फंड्स का क्या मतलब है कि आपको म्यूचुअल फंड्स में पैसा इन्वेस्ट तो करना है, लेकिन आपको रेगुलरली मंथली इनकम चाहिए उसमें से कुछ। आप ये नहीं चाहते कि आप पैसा लगाओ, उसको छोड़ दो ग्रो करने के लिए और बाद में निकालोगे, ऐसा नहीं है। हमें क्या है, एक मंथली पीरियोडिक रेगुलरली इनकम चाहिए उस म्यूचुअल फंड्स पे, हमें नहीं चाहिए कि एंड में पैसा मिले। तो उसके लिए इनकम फंड्स होते हैं। तीसरा है कि ग्रोथ फंड्स। अब ग्रोथ फंड्स ये इनकम फंड से बिल्कुल उल्टे होते हैं। ग्रोथ फंड्स का मतलब है कि हमें रेगुलर पेमेंट्स नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि वो ग्रो करे और हम एंड में एक काफी अच्छा रिटर्न ले पाए।
हमारा पैसा कम ना होता चला जाए उसमें से, क्योंकि इनकम फंड्स में से क्या होगा, आप पैसा निकाले जा रहे हो, जितना भी आपकी इनकम आ रही है तो आपका जो कैपिटल है उतना ही इन्वेस्टमेंट कैपिटल बना रहेगा। लेकिन ग्रोथ में क्या होगा कि जितना इनकम बीच में होती रहेगी, जैसे बोनस की या स्प्लिट्स की, डिविडेंड्स की होती रहेगी, वो वापस इन्वेस्ट होता रहेगा, तो री इन्वेस्ट होके वो ज्यादा तेजी से ग्रो करेगा, तो वो ग्रोथ फंड कहलाते हैं। चौथा है टैक्स सेविंग फंड्स। अब टैक्स सेविंग फंड्स का क्या मतलब है कि आपको टैक्स से बचना है। इसमें क्या होता है कि ये गवर्नमेंट स्पेशलाइज्ड होते हैं, इनके ऊपर आपको टैक्स की रिबेट मिल जाएगी, इन पे आपको टैक्स चार्ज नहीं होगा, टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो इनको हम एक और नाम से जानते हैं ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। एंड पांचवा है कैपिटल प्रोटेक्शन। कैपिटल प्रोटेक्शन का क्या मतलब है कि हमें अपना कैपिटल बचाना है। कैपिटल बचाने का क्या मतलब है, आप जैसे जानते हो कुछ ना कुछ इन्फ्लेशन होता ही होता है। इन्फ्लेशन का क्या मतलब है कि महंगाई बढ़ती है, आपके पैसे की वैल्यू हर साल घटती है कुछ परसेंटेज से। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास आज 1 लाख रुपए हैं, तो 1 लाख रुपए से अगर मैं आपको कहूं कि आपको एक टू व्हीलर खरीदना है, तो आज अब वो 1 लाख रुपए में वो टू व्हीलर ले आओगे। लेकिन अगर वही सेम टू व्हीलर आपको नेक्स्ट ईयर खरीदना पड़े, तो उसके लिए आपको नेक्स्ट ईयर 1,05,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन 5% है, 5% से महंगाई बढ़ रही है हर साल। तो इसका क्या मतलब हुआ, 1 लाख रुपए की वैल्यू थी, वो 5% से कम हो गई, अब वो 1 लाख रुपए में चीज नहीं आ रही। तो इसी तरह जो हमने कैपिटल इन्वेस्ट किया था, वो इन्फ्लेशन से, उसकी इन्फ्लेशन परसेंटेज से उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो हमें क्या करना है, तो उस कैपिटल की वैल्यू को मेंटेन करके रखना है। तो उसके लिए भी अलग से फंड्स हैं जो कि इन्फ्लेशन जितना परसेंटेज रिटर्न प्रोवाइड कर देते हैं, कि ताकि हमारी कैपिटल की वैल्यू कम ना हो, तो कैपिटल हमारा प्रोटेक्टेड रहता है। इनको हम एक और नाम से भी बोलते हैं इन्फ्लेशन एडजस्टेड फंड्स। दूसरी कैटेगरी है कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे। कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे भी फंड्स हो सकते हैं, लार्ज कैप फंड्स, मिड कैप फंड्स एंड स्मॉल कैप फंड्स। नाम से ही काफी क्लियर है कि जो लार्ज कैप फंड्स हैं वो लार्ज कैपिटलाइजेशन वाली कंपनीज को इंक्लूड करके बनते हैं। जैसे कि मान लो सिर्फ 10,000 करोड़ के ऊपर की कंपनी इंक्लूड करते हैं, या 1 लाख करोड़ के ऊपर की ही कंपनी इंक्लूड करते हैं बस। मिड कैप क्या है कि 1,000 करोड़ से लेकर 10,000 करोड़ तक की कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं बस, ना ऊपर ना नीचे। स्मॉल कैप क्या है कि सिर्फ 1,000 करोड़ के नीचे नीचे जितनी कैपिटलाइजेशन वाली कंपनीज हैं उनको मिला के फंड्स बनाते हैं। तो इसमें क्या है कि स्मॉल कैप में ये होता है कि वो अगर अच्छे परफॉर्म किए, लेकिन उसके रिस्क भी ज्यादा होता है। जरूरी नहीं है कि वो हर बार परफॉर्म ही करेगा, तो इसलिए उसमें रिस्क ज्यादा है, लेकिन अगर परफॉर्म किया तो रिटर्न भी ज्यादा होगा। लार्ज कैप के परफॉर्म करने के चांसेस अच्छे होते हैं, तो अब क्या है कि उसमें रिस्क कम है, तो उसका रिटर्न भी कम होता है। थर्ड कैटेगरी आ जाती है हमारे पास एलोकेशन के बेसिस पे। अब फंड के अंदर क्या क्या जाता है उसके बेसिस पे भी अलग अलग म्यूचुअल फंड बन सकते हैं। मैंने आपको जो एग्जांपल्स दिए उसमें म्यूचुअल फंड्स के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट था वो स्टॉक्स, तो उनको हम क्या बोलते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, जो स्टॉक्स या कंपनीज से बन रहे हैं सिर्फ। लेकिन दूसरी कैटेगरी है कि हम सिर्फ डिवेंचर्स या बॉन्ड्स के थ्रू बनवाना चाहते हैं, तो वो डेट म्यूचुअल फंड्स बोलेंगे उनको। थर्ड कैटेगरी है हाइब्रिड, जो दोनों के मिक्सचर से बनते हैं, कि कुछ इक्विटी भी है कुछ डेट भी है, तो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स हो गए। चौथा है मनी मार्केट फंड्स, कि भाई मेरे को इक्विटी और डेट दोनों ही नहीं चाहिए, मेरे को तो अपना म्यूचुअल फंड जो चाहिए उसमें सारा पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगना चाहिए, बिल्कुल सेफ और बिल्कुल हाईली लिक्विड। ये सबसे ज्यादा सेफेस्ट होते हैं और सबसे ज्यादा लिक्विड होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जा रहा है, गवर्नमेंट डिफॉल्ट करने के चांसेस बहुत कम होती है। चौथा है मैनेजमेंट के बेसिस पे। अब क्या है, म्यूचुअल फंड को मैनेज करना पड़ता है। एएमसी क्या है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी म्यूचुअल फंड को मैनेज करती है। लेकिन इसमें भी दो तरीके होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव, जिनके बेसिस पे हम म्यूचुअल फंड को डिवाइड कर सकते हैं। एक्टिव का मतलब क्या है कि उसको डेली बेसिस पर रेगुलरली मैनेज करना पड़ता है। म्यूचुअल फंड को डेली देखना पड़ रहा है कि उसकी जो सिक्योरिटीज है, जो उसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिस कंपनी ने उसमें पैसा लगाया है, जिस इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाया है, वो रोज कैसा परफॉर्म कर रहा है, रोज उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या न्यूज आ रही है उनसे रिलेटेड। लेकिन पैसिव का क्या मतलब है कि उसमें इतना रेगुलरली मैनेज नहीं करना पड़ रहा, कि महीने में एक बार देख लिया या हफ्ते में एक बार देख लिया, क्वार्टरली देख रहे हैं सिर्फ, उसको इतना मैनेज नहीं करना पड़ता पैसिव म्यूचुअल फंड को। पांचवा है कि फंड स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम उनको डिवाइड कर दे। फंड स्ट्रक्चर का क्या मतलब है कि कब उसमें पैसा लगाना है और कब निकालना है। तो ओपन एंडेड का क्या मतलब है कि हम उसमें कभी भी पैसा लगा सकते हैं और कभी भी पैसा निकाल सकते हैं उसमें से। ये म्यूचुअल फंड ने गेट ओपन ही रखा है अपना, कि आप आओ, कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हो, कभी भी यूनिट्स खरीद सकते हो और कभी भी यूनिट्स बेच सकते हो हमारे यहाँ से। लेकिन क्लोज एंडेड बिल्कुल उल्टा है। क्लोज एंडेड का क्या मतलब है कि एक बार आपने पैसा लगाया,
तो उसमें कुछ लॉक इन पीरियड होता है कि आपके लिए मान लो 3 साल के लिए ये पैसा यहाँ पर इसमें लगा ही रहेगा, आप उसको 3 साल से पहले उसको बेच नहीं सकते। तो वो क्लोज एंडेड हो गया, उसमें एंड पे सब कुछ क्लोज हो चुका है। अब आपको 3 साल के बाद ही ऑप्शन मिलेगा आपको बेचना है या आपको रिडीम करवाने हैं अपने यूनिट्स। इंटरवल क्या है कि इंटरवल में क्या होता है, दोनों का फायदा होता है। दोनों का फायदा क्या होता है कि कुछ एक इंटरवल क्रिएट हो जाता है कि आप इसके अंदर आप ओपन रहेगा और बाकी टाइम क्लोज रहेगा, फिर उसके बाद दोबारा इंटरवल वो आ जाएगा, वो दोबारा इंटरवल ओपन कर देते हैं, तो उस केस में वो ओपन एंडेड हो जाता है और उसके बाद फिर वो क्लोज एंडेड कर देते हैं। तो ऐसे करके इंटरवल फंड्स भी होते हैं। अब हमारे पास छठा है थीमेटिक या फिर सेक्टोरल फंड्स। आईटी फंड्स होते हैं, फार्मा फंड्स होते हैं, बैंकिंग फंड्स होते हैं, ऑटो सेक्टर के फंड्स क्रिएट हो गए हैं और भी बहुत सारे सेक्टोरल फंड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको पता है कि अभी दिवाली आ रही है, तो दिवाली पे क्या होता है, लोग नई चीजें खरीदते हैं कि मेरा ऑटो सेक्टर पे फोकस है। लोग गाड़ियां भी खरीदते हैं, टू व्हीलर्स भी खरीदते हैं दिवाली पे। और आपको ये भी पता है कि इस दिवाली पे कुछ गाड़ियों के नए मॉडल्स आने हैं, न्यू लॉन्चेस होने वाले हैं। तो आपको फुल कॉन्फिडेंस है कि इस बार दिवाली पे ऑटो सेक्टर काफी अच्छा ग्रो कर जाएगा, दिवाली के आसपास या उसके बाद थोड़ा सा। तो आप चाहते हो कि मैं सारा पैसा मारुति सुजुकी में या फिर होंडा में, इन सब में ऑटो सेक्टर के कंपनीज में इंडिविजुअली नहीं लगाना चाहता, तो आप क्या करोगे, आप ऑटो सेक्टर म्यूचुअल फंड्स ढूंढोगे, ऑटो सेक्टर के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर दोगे, क्योंकि उसमें सारे ऑटो सेक्टर की कंपनीज में पैसा लग जाएगा। और जब आपका वो दिखे कि ऑटो सेक्टर ग्रो हो गया जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, तो आप उसको बाद उसको सेल कर सकते हो। तो ऐसे करके आप सेक्टोरल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अब इसके अलावा और 3-4 कैटेगरीज रह जाती हैं, तो वो मैंने अदर्स में डाल दी हैं। अब इसमें क्या है कि इंटरनेशनल फंड्स होते हैं कि वो बाहर की कंपनीज में पैसा लगाते हैं। अब हम क्या है, इंडिया में अमेजोन में या फेसबुक में तो पैसा लगा नहीं सकते, वो हमारे एनएसई और बीएसई पे लिस्टेड नहीं है। लेकिन हम फिर भी चाहते हैं कि हम टेस्ला का या फेसबुक का स्टॉक के ओन करके रखें अपने पास, क्योंकि वो काफी अच्छी इन्वेस्टमेंट है, वो ग्रो ही करेगा। तो हम इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स में लगा सकते हैं क्योंकि वो पैसा वहां लगा रहे हैं, तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट आई जाएगी इनडायरेक्टली। दूसरा है रियल एस्टेट। अब क्या है कि एएमसी एक म्यूचुअल फंड क्रिएट कर रही है, बट वो बॉन्ड्स, डिबेंचर या स्टॉक से नहीं, वो रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर रही है। अलग अलग टाइप की प्रॉपर्टीज खरीद रही है, अलग अलग जगह पे प्रॉपर्टीज खरीद रही है, तो ऐसे करके वो फंड क्रिएट कर रही है, तो वो रियल एस्टेट फंड बोलते हैं। उसका एक अलग से नाम है हमारे पास, रेट्स, REITS, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो इसको प्रॉपर्टीज का म्यूचुअल फंड बोलते हैं। फिर तीसरा है कमोडिटीज। स्टॉक्स बॉन्ड्स की जगह हम जो कमोडिटीज आती हैं, मेटल्स आते हैं, गोल्ड सिल्वर आता है, उसके बाद जो वेजिटेबल्स आती हैं, पल्सेस का आता है, तो वो कमोडिटीज का एक म्यूचुअल फंड क्रिएट कर सकते हैं। ETFs का म्यूचुअल फंड क्रिएट कर सकते हैं। ETFs क्या है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ये स्टॉक्स के ही म्यूचुअल फंड्स हैं, तो इनका भी अलग से म्यूचुअल फंड क्रिएट हो जाता है। और हमने एक कैटेगरी लास्ट वीडियो में देखी थी, वो था FOF, फंड ऑफ फंड। वो भी एक टाइप का म्यूचुअल फंड था, वो भी एक अलग से बास्केट ही है ना, हम म्यूचुअल फंड्स का ही म्यूचुअल फंड बना रहे हैं, तो वो भी एक टाइप का म्यूचुअल फंड हो गया। तो ऐसे करके ये सारे म्यूचुअल फंड्स थे। आई होप आपको कुछ तो क्लियर हुआ होगा। जो भी क्वेश्चंस रह गए हो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा कि मैं सबका आंसर कर पाऊं। तो अभी नेक्स्ट वीडियो काफी जल्दी आ रही है कि हम कैसे एक अच्छा म्यूचुअल फंड चूज करें इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इस वीडियो में थोड़ा भी समझ में आया हो तो तीनों में से कुछ भी कर देना या तीनों कर देना। थैंक यू सो मच।